नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज से हम लोग नए प्लेटफॉर्म की एक शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है डिकोड एग्जाम डिफेंस। तो आप समझ गए होंगे कि ये प्लेटफॉर्म किस लिए बनाया गया है। ऑल इंडिया लेवल पर आप लोग जानते हैं बहुत सारे डिफेंस एग्जाम्स होते हैं जिनके माध्यम से आप आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनके लिए भी एग्ज़ाम्स होते हैं। जितने भी ऑल इंडिया लेवल के डिफेंस एग्ज़ाम होते हैं उनको एक जगह पर उनकी तैयारी कराने के लिए और अच्छे से अच्छा गाइडेंस देने के लिए डिकोड एग्ज़ाम की तरफ से ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर हम सारी डिफेंस एग्ज़ाम्स की विधिवत तैयारी करेंगे। तो आप लोगों में से जो लोग भी जो है डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या आपके परिवार में आप जो भी ऐसे लोग हैं जो डिफेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं, उनको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उनको इस चैनल से जोड़िए, खुद भी जुड़िए और इसके लिंक को वीडियो के आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे जो है अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर लोग जुड़ सकें। और आप लोग का उत्साह देखकर ही जो भी हमारे चैनल पर एक्सपर्ट टीचर्स डिफेंस एग्जाम्स के विभिन्न सब्जेक्ट्स के आएंगे वो अच्छे से जो है डिफेंस एग्जाम्स के बारे में आपको तैयारी कराएंगे। यहाँ पर बाइलिंगुअल तरीके से जो भी सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में जो है आपको तैयारी कराई जाएगी, जिससे किसी भी क्षेत्र का, किसी भी रीजन का, कहीं का भी रहने वाला कोई स्टूडेंट है तो उसको जो है किसी प्रकार जो है लैंग्वेज की असुविधा ना हो। तो आज से हमारी इस टीम का ये प्रयास शुरू हो रहा है और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि जो लोग भी डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जिनको भी आप अपने सर्किल में जानते हैं, फैमिली में जानते हैं, फ्रेंड्स में जानते हैं, सभी के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करिए और अधिक से अधिक संख्या में जो है यहाँ पर लोगों को जोड़िए, जिससे हमको एक उत्साह मिले और उसी उत्साह के साथ जो है हम इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा सकें। तो आज ये ओपनिंग लेक्चर है, आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। हमारे सर जो हैं नूरुस सर, वो आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से आप डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करें, डिफेंस एग्जाम्स होते क्या हैं, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। यानी जो कुछ भी आप डिफेंस एग्जाम्स के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, एयरफोर्स के एग्जाम्स हो, सबके बारे में वो आपको पूरी जानकारी देंगे और साथ में स्ट्रेटेजिक डिस्कशन भी आपके साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नूरुस सर के साथ में। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू चैनल ऑफ डिकोड डिफेंस एग्जाम। गाइस, हम इस चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। डिफेंस के एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये चैनल है। इस चैनल में हम बात करेंगे उन सारे एग्ज़ाम्स की, पैन इंडिया लेवल पर होने वाले जितने भी डिफेंस के एग्ज़ाम हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स के बारे में हम सिंगल लाइन इसी प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे। तो हमारे चैनल का नाम है गाइस डिकोड डिफेंस एग्ज़ाम। इस चैनल के थ्रू आपको इंडिया में जितने भी डिफेंस के बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, रिटन एग्ज़ाम होते हैं, उन सब की जानकारी दी जाएगी और उनके बारे में हम एक वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और हम हमेशा कुछ ना कुछ नया जो भी अपडेट होगा वो सब आपको देते रहेंगे और कुछ नया इसमें करने का प्रयास करेंगे गाइस। तो ये जो चैनल है, ये चैनल स्पेशलाइज है डिफेंस के लिए। हमने इसको डिफेंस के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया है और इसको उसी के हिसाब से बनाएंगे गाइस। मैं हूं नूरुस सलाम और मैं आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। वेलकम टू द डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस सेक्शन। गाइस, अगर हम बात करते हैं तो जितने भी बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे होते हैं उनके पास एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि डिफेंस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, इसमें एज लिमिट होती है और बच्चों को सही जानकारी सही एज पे ना मिलने के कारण उनका सिलेक्शन यहाँ पर काफ़ी रुकता है। तो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो हमें ये बात करनी है कि आज हम बात करेंगे डिफेंस की तैयारी कैसे करें। डिफेंस की जो मूलभूत जानकारियाँ हैं उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इन सब चीज़ों को भी देखेंगे कि आने वाले वीडियो में इनकी सारी स्ट्रैटेजीज और प्रीवियस ईयर में जो भी एग्ज़ाम चल रहा है उसके पैटर्न और पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम शुरू करते हैं डिफेंस की तैयारी कैसे करें। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द डिफेंस एग्ज़ाम। डिफेंस के जो एग्ज़ाम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, हम आज इसके बारे में बात करेंगे।
अगर हम गाइस बात करते हैं किसके बारे में, डिफेंस, तो डिफेंस एक एक्स्ट्रा सेक्शन है जिसमें बहुत सारे तरीके होते हैं डिफेंस में जाने के, लेकिन जो ज़्यादातर बच्चे जिस एरिया से एंटर करना चाहते हैं उस एरिया के बारे में आज हम ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है गाइज, तो अगर हम बात करते हैं डिफेंस सेक्शन के बारे में, तो गाइज डिफेंस में हमारे पास 2 लेवल पर आपकी एंट्री आसानी से होती है, रिटन टेस्ट के थ्रू होती है और अच्छी पोस्टिंग मिलती है। एक होता है आपका 10+2, है ना, मतलब 12th पास करने के बाद, और दूसरा होता है 10+2+3, दैट मीन्स ग्रेजुएशन के बाद। तो 2 तरह का क्राइटेरिया होता है आपका डिफेंस में जाने का। एक क्राइटेरिया क्या होता है गाइज, कि आप 12वीं पास करने के बाद वहां पर जाए, है ना, वहां पर आपको 2 एग्जाम दे सकते हैं। पहला एग्जाम होता है एनडीए, दैट मीन्स नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम होता है, और दूसरा होता है एयरफोर्स। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए कि इसकी एक फिक्स एज होती है 18 और 19 साल के बीच में, है ना, तो यह 21 साल तक भी होती है एयरफोर्स की। तो इनको एज क्रॉस करने के बाद बच्चों का एटम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तो बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम होता है 10+2+3, दैट मीन आफ्टर द ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएट होने के बाद आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ पर गाइस 2 बड़े एग्ज़ाम हैं, उन 2 बड़े एग्ज़ाम के नाम है, नंबर 1 पे CDS, दैट मीन्स कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और FCAD, एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो गाइज ये 4 एग्ज़ाम मुख्य हैं जो पैन इंडिया लेवल पर होते हैं। साल में 2 बार इनका नोटिफिकेशन आता है ना गाइज। तो चलिए हम आज बात करेंगे, पहला हमारा जो वीडियो होगा वो 10+2 के स्टूडेंट्स के लिए होगा। वो स्टूडेंट्स जो 10+2 कर चुके हैं और डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और क्या क्या एरियाज़ हैं और किस तरीके से आप इसमें फिट बैठेंगे और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं इस एग्ज़ाम के लिए, उसको बात करते हैं। तो गाइस शुरुआत करते हैं हम अपने पहले सेक्शन से। ठीक है, पहला सेक्शन है नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम है ऑफिसर बनने के लिए। आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए ये वो एग्ज़ाम है जो हर बच्चा देना चाहता है। यहाँ पर जो आपकी पहली पोस्टिंग होती है वो लेफ्टिनेंट के फॉर्म में होती है ना गाइस। नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसको कंडक्ट कराता है इंडिया की सबसे बड़ी संस्था यूपीएससी। यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है और हर साल इसका एग्ज़ाम होता है 2 बार। इस साल कोरोना महामारी के कारण, ठीक है, ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक, हमारे पास ये एग्ज़ाम NDA 1 नहीं हुआ और ये हो गया है पोस्टपोन, और ये पोस्टपोन होके होगा 2 के साथ। तो गाइज आजकल NDA 2 का नोटिस आया हुआ है, तो उस नोटिस को हम आज एनालिसिस करेंगे, थोड़ा बहुत उसकी जानकारी लेंगे, देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है और किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। किसकी? NDA की। गाइज अगर हम NDA की बात करते हैं तो देखो NDA में होता क्या है। NDA में हमारे पास पहले तो आपका एक रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। रिटन टेस्ट के बाद अगला स्टेप गाइस जो आपका होता है, रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपका SSB होता है। SSB के बाद अगर आप उसे क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आपका ग्रेजुएशन होता है ना। और ग्रेजुएशन के बाद फाइनली आपकी ट्रेनिंग, और गाइस ट्रेनिंग के बाद फाइनली आप बन जाते हैं एक ऑफिसर, लेफ्टिनेंट। तो देखो ये ऑफिसर रैंक की नौकरी पाने का सबसे आसान तरीका है। गाइस देखो यहाँ पर जो NDA के बच्चे होते हैं, NDA के बच्चे जो पोस्टिंग पाते हैं वो लेफ्टिनेंट की, ठीक है, और जो CDS के होते हैं वो भी सेम होता है। बस अंतर क्या होता है, NDA के जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर ग्रेजुएशन कराया जा रहा है, और CDS के बच्चे ग्रेजुएट होकर आते हैं, उनको ग्रेजुएशन नहीं कराया जाता है ना। यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और वहाँ पर उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन ग्रेजुएशन का दोनों का अंतर होगा और थोड़ा सा प्रमोशंस में अंतर आएंगे, बस और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये डिफेंस में ऑलरेडी 3 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं,
है ना, 3 से 4 साल जो भी आपको कराया जाएगा। बीएससी भी कराई जाती है, बीटेक भी कराया जाता है, क्या क्या कराया जाता है हम सब आज देखेंगे। तो गाइज ये पूरा स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, 4 स्टेप। तो 4 स्टेप में गाइज आप लोग ऑफिसर बन जाओगे। 4 स्टेप में 4 स्टेप होते हैं और इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। इन सारी टेक्निकलिटीज़ को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक गाइस। जब हम बात करते हैं डिफेंस की, तो देखिए अभी इसका जो नया नोटिस आया है एनडीए 2 का, उसमें आपका जो लास्ट डेट है वो है 6 जुलाई। तो गाइस जिससे फॉर्म नहीं भरा है फटाफट फॉर्म भर दीजिए और जल्दी से अपने सेंटर को सिलेक्ट कर लीजिए, है ना। और ये नोटिस जो आया था वो 16/6/2020 को आया था और सितंबर में इसका एग्जाम भी दे दिया गया है, कैलेंडर भी जारी हो चुका है। तो अब बचे हैं बहुत ही कम दिन और क्रैश कोर्स और रणनीति बनाने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है गाइस। आप इस सारी चीज़ें यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर पता कर सकते हैं, वहां पर पूरी डिटेल आपको मिलेगी गाइस, है ना। तो ये तो नोटिस के बारे में हमने बात कर लिया। अब नोटिस जो एनडीए 2 का है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। देखो लास्ट डेट फॉर सबमिशन दिया हुआ है, ठीक है। सपोज करिए कि आप रिटर्न आप एप्लीकेशन को विड्रॉल कराना चाहते हो, मतलब आप नहीं चाहते हो कि हम आगे से दें, तो उसकी डेट भी दे दी गई है। उसकी डेट है, ठीक है, 13 से 19 जुलाई, ठीक है। आप चाहे तो इसको विड्रॉल करा सकते हो, हटा सकते हो, अपना नाम वापस ले सकते हो। और गाइस एडमिट कार्ड जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनका 15 दिन पहले आ जाएगा, ठीक है, ठीक। वेबसाइट पर ई एडमिट कार्ड होगा, वहां से आपको डाउनलोड करना होगा। तो कई सारे बच्चे जो ये जानते नहीं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए अब गाइज जो वैकेंसीज हैं उनका, इस बार की जो एनडीए 2 की वैकेंसीज हैं उस वैकेंसीज का देखो कोर्स नंबर जो है आपका एनडीए का 146 है, 146 कोर्स है, ठीक है। कोर्स नंबर क्या है गाइज 146 और 108 है इंडियन नवल एकेडमी का, ठीक है। और जो कि शुरू होगा 2 जुलाई 2021 से, है ना। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुल जो पोस्टें हैं या जो जो एंट्री है एडमिशन की वो 413 है। 413 में 370 टू इंक्लूड 208 फॉर आर्मी, 42 फॉर एंड 120 फॉर एयरफोर्स, इंक्लूडिंग 28 ग्राउंड ड्यूटीज़। ग्राउंड ड्यूटी मतलब ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ्स के लिए भी है। एयरफोर्स में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होता है। तो कितनी वैकेंसी है, ये है 413, मतलब इतने लोगों को एंट्री मिलेगी, इतने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, है ना। ये कोर्स है तो उसका एडमिशन यहाँ से मिलेगा, ठीक। अब गाइज आपका एग्ज़ाम में क्या आएगा, ठीक है, इसका एक डिटेल वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें मैं उसकी रणनीति बताऊंगा कि इस पेपर को क्रैक करने के लिए आप कैसे उसे करेंगे। फिलहाल आज हम देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या है और एनडीए को बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझना बहुत ज़रूरी कि एनडीए अगर क्रैक करना है तो पता होना चाहिए कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, वो सारी बहुत ज़रूरी है। देखिए जो पेपर है उस पेपर में आपके 2 पेपर होंगे, एक होगा मैथ्स का पेपर मैथमेटिक्स और दूसरा होगा गैट का पेपर। गैट मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। जो मैथ का पेपर होगा वो भी 2.5 घंटे का होगा और जो आपका गैट का पेपर होगा गाइज वो भी 2.5 घंटे का होगा, है ना। बट फर्क क्या है, फर्क ये है कि मैथ का पेपर सिर्फ 300 मार्क्स का होगा और आपका गैट का पेपर 600 मार्क्स का होगा, है ना। गैट का जो पेपर होगा वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। एक हिस्सा होगा आपका किसका, इंग्लिश का, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और दूसरा हिस्सा जो होगा गाइस, दूसरा हिस्सा आपका होगा किसका, जीएस का, जिसमें 100 क्वेश्चंस के करीब होंगे। तो गाइस आपके जो पेपर का पैटर्न है, पेपर्स यहां पर आपके पास कितने होंगे, पेपर्स होंगे आपके पास 2, पेपर 1 और पेपर 2। गाइस पेपर 1 जो होगा उसका पेपर होगा मैथ्स का, है ना। 120 क्वेश्चंस आएंगे, 300 मार्क्स का, इसे याद रखिएगा, ठीक। 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स।
और पेपर 2 जो होगा वो गैट का होगा, ठीक है। इसमें 2 एरिया में डिवाइडेशन है, एक इंग्लिश का एरिया, ठीक, 50 क्वेश्चंस, ठीक है, 200 मार्क्स, और दूसरा होगा आपका जनरल स्टडीज का एरिया। जनरल स्टडीज में 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कैसे क्या डिवाइडेशन है वो हम सब डिस्कस करेंगे, और ये कुल मिलाकर आपका 400 मार्क्स का होगा। तो गाइज ये आपका एक क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। जो लोग पहली बार एनडीए दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आपका कुल जो पेपर होगा वो 900 नंबर का होगा। फिर स्टेज 2 मतलब एसएसबी टेस्ट और इंटरव्यू वो आपका 900 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर 1800 नंबर का आपका पूरा एग्जाम है। टोटल एग्जाम इज ऑफ 1800 मार्क्स, ठीक। तो गाइस ये आपका बेसिक क्राइटेरिया है। अब देखो सिलेबस क्या है। सिलेबस जो मेंशन है आपके पास, पेपर नंबर 1 300 नंबर का पेपर होगा मैथ का, कोड क्या है 1। तो ये पेपर पे अगर बात करते हैं गाइज तो इसके अंदर कई सारे हिस्से हैं, 8 सेक्शन हैं। तो उनमें से सबसे पहला सेक्शन जो आपके पास है वो आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा का बेसिक कोर्स आपके सामने है। सर जो मैथ के होंगे वो आपको डिटेल में सब बताएंगे और इसकी स्ट्रैटेजी से लेकर एक एक चीज़ बताएंगे, है ना। गाइज यहाँ पर आपको एक एक सेक्शन का स्पेशलाइज्ड व्यक्ति मिलेगा जो आपको इसमें गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा और बताएगा क्या सही है क्या गलत है। तो पहला सेक्शन है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर आपका 12th लेवल तक की जितनी भी अलजेब्रा है वहीं का क्राइटेरिया होगा, ठीक है। उसका पूरा सिलेबस ये लिखा हुआ है गाइस, ठीक है। इसमें रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, जीपी, एचपी सारी सीरीज होंगी, है ना। बायनोमियल थ्योरम से लेकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक सबके इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा एरिया जो यहाँ पर है, दूसरा सेक्शन जो है वो है आपका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। आप लोगों ने इसे 11th 12th के लेवल में पढ़ा होगा। तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट्स का यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। तीसरी यूनिट जो यहाँ पर आती है वो है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और ये अच्छा खासा सेक्शन कवर करती है आपका पेपर में, है ना। उसके बाद अगला वाला चौथी यूनिट जो है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री, 2D एंड 3D, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ठीक है। ये पूरा सिलेबस जो है चौथी यूनिट का सिलेबस जो ज्योमेट्री का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ पर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सर आपको बताएंगे और एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। फिर आएगा आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, 5वीं यूनिट है गाइस डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन 11th 12th की क्लास में पढ़ा होगा और काफ़ी अच्छे से कुछ बच्चों का कमांड होगा। तो उसी का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है, ज़्यादातर इजी ही होता है, बस आपको तरीके पता हो। तो अगर आपको तरीके पता है तो आप इसको कर ले जाओगे गाइज। डिफरेंशियल कैलकुलस काफ़ी बड़ा एरिया है डिफरेंशियल, और अगला पार्ट है इंटीग्रल कैलकुलस एंड डीई डिफरेंशियल इक्वेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है गाइज, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। जिस लड़के को ये आती है वो मैथ का पेपर क्वालिफाई कर जाता है, इसे याद रखिएगा, ठीक। तो ये पूरा इसका पैटर्न है, ठीक। हमारे पास अगला सेक्शन जो आता है वेक्टर अलजेब्रा का, ठीक। थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बच्चे इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बच्चे इससे दूर भागते हैं और एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी कम आते हैं गाइस, है ना। इसके बाद आपका आता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। कभी इसके क्वेश्चन बहुत भर जाते हैं पेपर में, पेपर पलटता है, पेपर में थोड़ा सा डिफिकल्ट करना हो तो इसके क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो 2018 के पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 19 के पेपर में मिलेंगे, है ना। तो दो चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, इंटीग्रल कैलकुलस और डी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा ये दोनों स्विच करते रहते हैं, कभी ये ज़्यादा तो कभी वो ज़्यादा। तो गाइज ये आपकी मेन 8 यूनिट्स हैं, ठीक है, मैथ की। मैथ को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब हम डिटेल में स्ट्रैटेजी वीडियो में बताएंगे और किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, साल
पिछले सालों का जो हमारा एनालिटिकल एनालिसिस होगा वो सब हम आपको बताएंगे। ये पहला वीडियो सिर्फ आपको वो जानकारी दे रहा है कि एनडीए या डिफेंस की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है गाइज, पेपर 2 आता है आपका गैट का पेपर। इसमें 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा गाइज आपका होता है कौन सा? पहला हिस्सा है आपका इंग्लिश का। इंग्लिश जनरल इंग्लिश का पैटर्न है। ठीक है, आपका ग्रामर और वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन को चेक करने के लिए होता है। ठीक है, जिसने भी इंग्लिश ठीक ठाक तरीके से पढ़ रखी है, 50 क्वेश्चंस आते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल के। कभी कभी वोकैबुलरी डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन बाकी पेपर अच्छा रहता है। तो गाइस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये एरिया। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश का पैटर्न हो गया। 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का होता है, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, तो इंग्लिश के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले एरिया पर, जीएस के। ये एरिया पर मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि जो एरिया मेरे पास है वो यही वाला एरिया है। कौन सा? आपका जीएस। गाइस जब हम गैट के 100 क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 100 में से जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया होता है उसमें मेजर पार्ट कवर होता है फिजिक्स और ज्योग्राफी से। ठीक है, तो फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ी है। 11-12 की जो पूरी फिजिक्स होती है उसी का ही यहाँ पर इजी फॉर्म में पूछा जाता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। आप लोगों ने डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस किया होगा, कॉन्सेप्ट पर कम 11-12 में। लेकिन जो MCQs क्वेश्चंस होते हैं उनमें बड़े बड़े कॉन्सेप्ट ही पूछे जाते हैं, है ना। जो छोटी छोटी चीज़ें आप वहाँ पर छोड़ देते थे वही सब यहाँ पर पूछी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर फिजिक्स का पूरा सिलेबस कवर है। ठीक है, हमने इसे एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि इसकी स्ट्रैटेजी कैसे तैयार करें गैट के सेकंड पार्ट की, है ना। तो उसकी वीडियो हम जल्दी लॉन्च करेंगे गाइस। लगे रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के लगभग 15% क्वेश्चन आते हैं। दैट मीन्स 15 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन, सॉरी आपका फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री के लगभग 12 से 15 क्वेश्चन के बीच वेरी करता है। ठीक है, इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज, एलिमेंट, मिक्सचर, सिंबल, फॉर्मूलेज, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक, इसके अलावा जो बेसिक हमारी गैसेस हैं, दैट मीन्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, इसके अलावा एसिड, बेस और सॉल्ट, इन पर जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं वो। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज होता है आजकल, मतलब एग्जाम में। आजकल तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बट फर्टिलाइजर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, बाकी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली जो केमिस्ट्री है उसका यूज़, दैट मीन्स जो आपकी डेली लाइफ में आप सोप वगैरह, ग्लास, इंक, पेपर, सीमेंट, पेंट, ठीक है, और गन पाउडर, माचिस, बेसिक चीज़ें, है ना। इसके अलावा जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ हिस्सा है ना। तो यहाँ पर जो ओवरऑल देखा जाए तो केमिस्ट्री गाइज आपको ज़्यादा नहीं पढ़नी है। केमिस्ट्री बहुत ही लिमिटेड क्राइटेरिया में पढ़नी है, इजी गोइंग है। सब चीज़ें बताऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइज यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट है आपका जनरल साइंस, दैट मीन्स जिसे हम बायो बोल सकते हैं। इसमें क्या है, आपका बहुत ही लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंस, लाइफ के अंदर सेल, प्रोटोप्लाज्म और टिश्यूज बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स और ग्रोथ। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स को डिस्कवर किया जाता है, उसकी डिस्कस किया जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं, उन सब को स्टडी करना है ना, ऑर्गन एंड सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास जो हमारा फूड है, ठीक है, और डिजीज है, ठीक, वो सब यहाँ पर आता है। ठीक है, बैलेंस डाइज। ठीक, सोलर सिस्टम, देखो सोलर सिस्टम यहाँ पे मेंशन किया गया है बिकॉज ये NCERT CBSE बोर्ड का जो सिलेबस होता है 11-12 का, वही पूरा सिलेबस यहाँ पर फिट किया गया है। तो इसीलिए आपका सोलर सिस्टम को इसमें जोड़ दिया गया है, क्योंकि सोलर सिस्टम एस्ट्रोफिजिक्स का हिस्सा होता है ना, और उसको आप जनरल साइंस में यूज़ कर सकते हो। वैसे तो वो ज्योग्राफी में भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। तो देखो कॉम्बो है आपके पास,
ज्योग्राफी का कुछ हिस्सा यहाँ पर भी कवर हो रहा है। तो गाइज ये सेक्शन है, ये पूरा ABC मिलके 50 क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। देखो यहाँ से 10 क्वेश्चन बनेंगे, कितने, लगभग 10 से 11, है ना। केमिस्ट्री से 12 से 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन, फिजिक्स में 22 से 25 क्वेश्चन के बीच होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 100। तो ये ओवरऑल वेटेज जो है साइंस का, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का 50 क्वेश्चन का है, ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, सेक्शन डी, 6 सेक्शन है, चौथा सेक्शन आता है सेक्शन डी। तो ये जो सेक्शन है इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी, पॉलिटी मतलब सिविक्स जो बोलते हैं, उसका एक कॉम्बिनेशन होता है ना। यहाँ पे मेजर पार्ट, ये पूरा सेक्शन जो है 20% का कवरिंग है, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन को ये कवर करता है। इसमें देखो आपकी इंडियन हिस्ट्री मतलब इंडिया की जो इतिहास है, भारत का जो इतिहास है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है गाइस, तो वो तीनों हिस्सों को यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री को भी यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री में, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, सोसाइटी क्या है, यूएन क्या है, पंचशील क्या है, मतलब उस टाइम की जो पॉलिटिक्स थी उसको भी पूछा जा रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पर कहीं पर भी सिविक्स मेंशन नहीं है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ज़्यादा जोर दिया गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो भारत के संविधान का एक मूलभूत सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, तो वो यहाँ पर आपका सिविक्स भी इन्वॉल्व हो गया। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर पॉलिटी तो आती नहीं है, मेंशन ही नहीं है कहीं। तो गाइज अगर ध्यान से सिलेबस को पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये एलिमेंट्री स्टडी भी एग्जाम में आती है। तो बेसिक फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन आता है। इसके अलावा देखो जो भी मूवमेंट हुए हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट, वो सब यहाँ पर है। तो इन सब चीज़ों को हमें डिस्कस करना है, देखना है, ठीक है, और जानना है, ठीक। सिलेबस को जल्दी से हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते, क्योंकि इसको डिटेल वीडियो मैंने आगे बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको सब बताऊंगा गाइस। ज्योग्राफी, ठीक है, 20 क्वेश्चन तक, 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर भी कवर होते हैं, इसका वेटेज है अपने आप में अपना अलग। ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं गाइस, तो ज्योग्राफी में आपका 2 पार्ट होता है, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। इन्हीं को मिलाकर आपके पेपर में सारी चीज़ें बनती हैं। बहुत इजी है, आसानी से आपको सब समझ में आएगा। एक एक चीज़ को मैं एकदम अच्छे से बताऊंगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी गाइस, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से लेकर अर्थ का बेसिक शेप साइज, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, इंटरनेशनल डेट लाइन, मूवमेंट ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, क्लासिफिकेशन, वेदरिंग, टोपोग्राफी, सारी चीज़ें, है ना। साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी का भी यहाँ पर अच्छा खासा महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योग्राफी को हम 2 हिसाब से पढ़ेंगे। पहला फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी एक जनरल फॉर्म में, फिर उसी को हम फिट करेंगे इंडिया के ऊपर। जब इंडिया के ऊपर फिट करेंगे तो सारी चीज़ें इंडिया के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो गाइज हम धीरे धीरे एक एक सेक्शंस को कंप्लीट करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। स्ट्रैटेजीज में हम चीज़ों को देखेंगे। और फिर आता है 10% का करंट इवेंट, है ना। ये करंट अफेयर्स आप बोल सकते हैं कि करंट अफेयर्स के पार्ट पे यहाँ पे कवर होता है। ये लगभग 10 क्वेश्चन तक होता है ना। इसमें क्या होता है, जो भी इंडिया में मेन इवेंट हो रहे होते हैं उनके बारे में, ठीक है। कल्चरल और स्पोर्ट एक्टिविटीज़, साथ ही साथ डिफेंस एक्टिविटीज़ पर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है गाइज। डिफेंस एक्टिविटीज़ पूछी बहुत जाती है, और जब ये पूछी जाती है तो इससे लगातार क्वेश्चंस काफ़ी वैरायटीज़ में बनते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो गाइज ये तो हो गया सिलेबस का एक जनरल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है। इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे के वीडियोस में। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है वेटेज का, ABCDEF 6 सेक्शन है हमारे जीएस में, और सबका वेटेज इन्होंने दे दिया है। मतलब फिजिक्स का 25%, मतलब 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चन, ठीक है। जनरल साइंस में 10, ये आपका 20, ठीक है। ये हिस्ट्री और सिविक्स, ये ज्योग्राफी, और लास्ट वाला सेक्शन जो है 10।
तो ये वेटेज यहाँ पे मेंशन कर दिया है यूपीएससी ने, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और प्रीवियस ईयर पेपर्स का जब हम एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर आपको सब एकदम समझ में आ जाएगा गाइस, है ना। तो गाइस ये तो बात हो गई किसके बारे में कि हमारा क्या सिस्टम है, ठीक। अब जब आप रिटन क्वालिफाई कर जाओगे, रिटन की कट ऑफ जो है 400 नंबर तक अगर आप लाते हो, 400 से 430 के बीच में, तो आप एसएसबी का कॉल आपको 100% आएगा, है ना। अब जब ये रिटन एग्जाम क्वालिफाई होता है तो आपको आता है इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। अब जो ये टेस्ट होता है ये 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1, है ना, स्टेज 1 और स्टेज 2, ठीक है। जो स्टेज 1 क्लियर करता है वही स्टेज 2 की तरफ जाता है ना। 5 दिन का ये एसएसबी इंटरव्यू होता है, ठीक। स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 पहला दिन, ये दिन कहलाता है स्क्रीनिंग का दिन, है ना, आप स्क्रीन इन होते हो। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो होता है, इस टेस्ट का जो नाम है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, OIR, ठीक है, टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको एक पिक्चर दी जाती है और उस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको एक कहानी बनानी होती है, और अगर आपने उसका डिस्क्रिप्शन उनके अकॉर्डिंग दिया, ठीक है, तो क्या होगा, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे और ये टेस्ट आपका पास हो जाएगा, ठीक है। वहाँ की भाषा में इसको बोलते हैं स्क्रीन इन, आप स्क्रीन इन हो जाओगे, पहला दिन आपका निकल जाएगा। जो लोग इसको नहीं क्वालिफाई कर रहे थे वो कहलाते हैं स्क्रीन आउट, स्क्रीन आउट होकर वो पहले दिन से बाहर हो जाते हैं। और जो स्क्रीन इन होता है तो वो अगले 4 दिन के लिए क्या होता है, इंटरव्यू, ग्रुप टास्क, है ना, और साइकोलॉजिकल टेस्ट और कॉन्फ्रेंस में रहता है, ठीक है। मतलब कॉन्फ्रेंस, मतलब अगर स्क्रीन इन होते हो तो फिर कॉन्फ्रेंस इन आखिरी स्टेज है, या तो बच्चा कॉन्फ्रेंस आउट होगा या फिर क्या होगा, वो क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये पूरा होता है, इसको हम डिटेल में आगे के वीडियोस में जब आपका रिटर्न हो जाएगा तो वहाँ पर हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से इंटरव्यू, ग्रुप टेस्ट और इनको क्लियर करने के क्या क्या क्राइटेरियाज और स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। चलिए गाइस, जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, बोर्ड आप अलग अलग मिलता है आपको, बोर्ड जो होते हैं, ठीक है, अलग अलग बोर्ड आपको रिकमेंड होता है, आपका अलग अलग बोर्ड आपको मिलेगा। द पर्सनालिटी टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट एसेस्ड बाय द 3 डिफरेंट एसेसरीज, ठीक है। जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो 3 बेस पर होता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर और एक साइकोलॉजिस्ट होता है। 3 लोग का पैनल होता है, ये आपको यहाँ पर जज करते हैं और यहीं पर वो आपको नंबर अलॉट करते हैं, ठीक है गाइस। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमने देख लिया कि मेन चीज़ें क्या थी। अब जब आप यहाँ से क्वालिफाई कर जाते हो, है ना, तो क्वालिफाई करने के बाद आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आप रिटन एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पर 1/3 की नेगेटिव होती है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम में कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। ब्लैक बॉल पेन आपको लेके जाना होता है, ब्लू बॉल पेन से काम नहीं होता है। नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। इसके अलावा ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। जब OMR भरिएगा तो सही से भरिएगा, रोल नंबर भरिएगा तो सही से भरिएगा। काफ़ी बच्चे इसे गलत करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इसमें गड़बड़ कर देते हैं। जैसे आपका नंबर है 081276, तो आप 0 को नहीं लिखते हो, यहाँ से शुरू कर देते हो 8 से, तो यहाँ पे आखिरी का एक कॉलम का नहीं होता है। तो हमेशा याद रखिए, जितने कॉलम होंगे आपका रोल नंबर भी उतने का ही होगा। अगर नहीं है तो आगे उतने ही 0 लगा लीजिएगा जितने कॉलम शॉर्ट पड़ रहे हैं, ठीक है गाइस। तो इसे याद रखिएगा, ये मैच जरूर करिएगा। यहाँ भी बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं, जल्दबाजी में क्या करते हैं, इधर लग देते हैं, मान लो 3 ही नंबर फिल हुए, बाकी की 3 खाली है, तो वो उनको ड्रॉबैक होता है। कभी कभी इसमें कॉपी भी नहीं चेक होती है, ठीक है। आपकी टेस्ट सीरीज जो होगी, जो बुकलेट नंबर होगा ABCD, आपको अच्छे से गोले काले करने होते हैं। गोले काले करने का सही प्रोसीजर बच्चों को नहीं पता होता है। ये पूरा गोला होता है, उसे आपको एकदम बढ़िया तरीके से काला करना होता है, ये याद रखिए, है ना, इस तरीके से। ये नहीं कि उसमें आधे गोले छोड़ दो। और जो विषय होगा उसमें कोड होता है 01, 02, है ना। 2 पेपर हैं, तो पहला पेपर 01 मैथ, 02 पेरो गैट का, तो 02 कोड सही से डालिएगा। कई सारी गलतियां बच्चे करते हैं, तो मैं उसको अभी बता रहा हूँ
ताकि आप ये गलतियां मत करिएगा गाइस। ठीक है, ठीक। रोल नंबर का जो OMR है वो अच्छे से भरिएगा। ठीक है, ऐसा मत करिएगा कि एक ही लाइन में 2 गोले काले कर दिएगा, कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी। ये गलत कर दिया तो आप 100% रिजेक्ट, क्योंकि रोल नंबर से ही आपकी सर्चिंग होती है। रोल नंबर गलत तो आप बाहर चले जाओगे। तो रोल नंबर को सावधानी से भरिएगा। ठीक है। अब ये सब चीज़ें हो जाने के बाद, मतलब आपने रिटर्न निकाल लिया, SSB क्वालिफाई कर लिया, तो क्या होगा, अब आपकी ट्रेनिंग होगी गाइस। ट्रेनिंग मतलब आगे की चीज़ें, है ना। आफ्टर द ट्रेनिंग आप ऑफिसर बन जाओगे, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान क्या होगा, आपका ग्रेजुएशन होगा। ठीक है, सबके लिए फर्स्ट 2.5 ईयर्स सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन उसके बाद सब अपनी अपनी विंग्स में डिवाइड हो जाते हैं, आर्मी, नवल और एयरफोर्स। ठीक है, आर्मी वालों को BSc कंप्यूटर या BA करवाया जाता है, और नवल कैडेट और एयरफोर्स वालों को बीटेक या BSc कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, इनको आगे ग्रेजुएशन करवाया जाता है। मतलब आप 10+2 होते हो तो आपको ग्रेजुएशन कराया जाएगा। ठीक है, पूरी 4 साल की आपका ग्रेजुएशन चलेगा। ठीक, इस ग्रेजुएशन के दौरान आपको अलग अलग ट्रेनिंग एकेडमी भेजा जाएगा। कौन कौन सी ट्रेनिंग एकेडमी है, ये अक्सर पेपर में भी आ जाता है। तो देखो, ट्रेनिंग एकेडमी जो है, ठीक है, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, सुना ही होगा, बहुत बच्चों का यहाँ पर जाने का ख्वाब होता है। ठीक है, दूसरी नवल कैडेट ऑफ टू इंडियन नवल एकेडमी एजहिमाला। ठीक है, फिर आता है एयरफोर्स कैंडिडेट ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एयरफोर्स हैदराबाद, और एयरफोर्स कैंडिडेट ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल बेंगलुरु। तो गाइस, आपका 4 अलग अलग सेंटर्स होते हैं, 4 अलग अलग एरियाज होते हैं इंडिया में, 4 अलग अलग पॉइंट्स पर आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, जिस भी स्ट्रीम को आप सिलेक्ट करोगे या जिसमें भी आप सिलेक्ट होगे, उसमें आपका अलग अलग कॉलेज है। IMA देहरादून, ठीक है, एयरफोर्स, ठीक है, आपका एक हैदराबाद, दूसरा बेंगलुरु, ठीक है, नवल का अजहिमा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये आपके अलग अलग एरियाज हैं, जो आप आफ्टर सिलेक्शन कहाँ जाओगे ये पता होना चाहिए। ठीक है, IMA का जो कैंडिडेट होता है वो जेंटल कैंडिडेट कहलाता है, क्योंकि ये ही सबसे बड़ा एरिया होता है, यहीं पर सबसे ज़्यादा बच्चे जाना चाहते हैं, देहरादून। ठीक है, इसीलिए इसे जेंटलमैन कैंडिडेट कहा जाता है। ठीक है, और ये आपका फ्यूचर सिक्योर करने का सबसे ईजी तरीका है। एक बार सिलेक्ट हो गए तो लाइफ बन जाती है, और एक बार यहाँ से बाहर निकलोगे तो हमेशा या तो बन के निकलोगे या तो बिगड़ गए। अगर आपने ये ट्रेनिंग पूरी कर ली तो हमेशा आप आगे रहोगे, और ट्रेनिंग नहीं पूरी करी तो कहीं ना कहीं से आप दोबारा आर्मी में आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम रखते हो। ठीक है गाइज, नवल कैंडिडेट, ठीक है, इनको बीटेक कराया जाता है, और JNU से इनके डिग्री का कंप्लीशन होता है ना, इसे याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एयरफोर्स, तो एयरफोर्स जो होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ देखी जाती है, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ में तो आप आसानी से जा सकते हो, लेकिन जो फ्लाइंग कैडेट होता है उसके लिए आपको फिटनेस, फिजिकल फिटनेस रखनी बहुत ज़रूरी है, और फिजिकल फिटनेस मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो हर कोई इसके लिए कंप्लीट, मतलब फ्लाइंग ऑफिसर के लिए हर कोई फिट नहीं होता है, तो इसके लिए आपका ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग के दौरान आपको सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाएंगी। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फाइनली आपके प्रमोशंस कैसे होंगे। ठीक है, प्रमोशन देखो, आर्मी का लेफ्टिनेंट से शुरू होता है, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, और आखिरी में जनरल। सबसे ऊपर रैंक पर जाओगे जनरल। ठीक है, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ पर लिखी हुई है। नेवी में जो पहली पोस्टिंग अगर आपको मिलती है तो वो सब लेफ्टिनेंट की मिलती है, फिर लेफ्टिनेंट होता है, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर, कैप्टन, कमोडोर, रियल एडमिरल, और एडमिरल लास्ट पोस्ट होती है। ठीक है, इसी तरह से एयरफोर्स की गाइस, एयरफोर्स में आप जो पहली पोस्टिंग पाते हो या पहली ज्वाइनिंग होती है तो किस पोस्ट पर होती है, फ्लाइंग ऑफिसर,
और कहाँ पर रिटायरमेंट हो सकता है? एयर चीफ मार्शल, है ना। ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोग एयर कमांडेंट तक ही रह पाते हैं, है ना। कुछ लोग ग्रुप कैप्टन पे ही रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो ये स्टार्टिंग स्टेज और ये एंडिंग स्टेज, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर आप शुरू कर रहे हो, कहाँ पर ख़त्म कर रहे हो, है ना। क्या क्राइटेरिया है। जब तक आपको आपका लक्ष्य नहीं पता होगा तब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते हो। तो लक्ष्य मैंने दिखा दिया कि आप कहाँ तक जा सकते हो गाइस। कहाँ तक जाओगे, कहाँ से कितना सिलेक्शन पाओगे, ये अब आपके ऊपर है, ठीक है। मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। जो आपका डिफेंस में आना चाहते हैं उनको ये क्लियर होना चाहिए कि वो किस तरीके से डिफेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। डिफेंस का सबसे बड़े एग्ज़ाम में से एक है एनडीए, ठीक है। एनडीए मतलब 10+2 के बाद सबसे बड़ा एग्ज़ाम यही है ऑफिसर बनने के लिए। पे स्केल से लेकर हर एक चीज़ आपको ऑफिसर की मिलेगी, और जैसे ही आप पहला प्रमोशन पाते हो तो आप से ज़्यादा सैलरी कोई नहीं उठाएगा। साथ ही साथ देश की रक्षा करना और एक प्राइड जिसको चाहिए, उसके लिए ये नौकरी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। इसमें आप अपने देश की सेवा भी कर रहे हो, और देश की सेवा करने के साथ साथ गाइज आपको वो चीज़ भी मिल रही है जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो गाइज अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एनडीए की या डिफेंस एग्ज़ाम की, तो तैयार हो जाइए। हम इस चैनल के थ्रू आपको एक नए जर्नी पर लेके जाएंगे, जहां पर आपको एक एक चीज़ को समझाया जाएगा, बताया जाएगा, और ये हमारा नया इनिशिएटिव है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा गाइज। अब देखिए, ये तो पहला एग्ज़ाम हो गया एनडीए, हमने एनडीए को डिस्कस कर लिया गाइज। एनडीए के बाद जो 10+2 पर दूसरा एग्ज़ाम होता है वो होता है एयरफोर्स, है ना। एनडीए की जो एज होती है वो 16.5 से 19.5 होती है, ठीक है। एनडीए की जो एज होती है वो कितनी होती है? 16.5 से 19.5, है ना। लेकिन जो एयरफोर्स होता है, पहली चीज़ तो इसकी रैंक एनडीए से कम होती है, ठीक, प्लस इसकी एज जो है 18 से 21 के बीच होती है, ठीक है। एयरफोर्स दो तरह के ग्रुप में डिवाइड होता है, एयरफोर्स ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई। ग्रुप एक्स जो होता है ना गाइज, वो होता है टेक्निकल एंट्री, मतलब टेक्निकल स्टूडेंट्स इसके लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे एनडीए में आप अगर ग्रेजुएट आप 10+2 किए हुए पीसीएम से तो आप भर सकते हो, है ना, या आप 10+2 करे हुए हो तब भी आप भर सकते हो, बट आपको उसका पेपर निकालना आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक्स और वाई ग्रुप में आपका क्राइटेरिया एकदम अलग है। यहाँ पर एक टेक्निकल एंट्री, एक नॉन टेक्निकल है, ठीक है। टेक्निकल वालों का अलग क्राइटेरिया है, नॉन टेक्निकल वालों का क्राइटेरिया अलग है। चलिए देखते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। पहली चीज़ एज हमने देख लिया 18 से 21। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपको ग्रुप एक्स में जाना है तो आपकी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 10+2, ठीक है। आपने इंटरमीडिएट का एग्जाम क्या किया हो गाइस, पास किया हो, है ना। 50% मार्क्स इंग्लिश में आने चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक। या फिर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा ले रखा है, ठीक है, तब भी, और पास 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो ग्रुप एक्स का ये बेसिक है, 10+2 विद टेक्निकल स्ट्रीम, ठीक है। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास इंजीनियरिंग का कोई डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। वाई के लिए जो होते हैं, वाई के लिए एनी स्ट्रीम का जो 10+2 का स्टूडेंट होता है ना, चाहे वो आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, साइंस के अलावा, तो वो इसको भर सकता है। बस उसके पास इंग्लिश में 50% मार्क्स हो 12th में, है ना, और 50% ओवरऑल हो, ठीक। और इसी तरह से मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए भी वाई में होता है, तो इसके लिए वो स्टूडेंट भर सकते हैं जिनके पास 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश रहा हो, है ना, तो वो भर सकते हैं। उनका ओवरऑल एग्रीगेट 50% हो और इंग्लिश में 50% नंबर हो। तो गाइस, जो कौन कौन एक्स और वाई भर सकता है,
क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये मैंने बता दिया, 12th होना मस्ट है, ठीक है। एक्स के लिए जो है आपका फिजिक्स और मैथ इंग्लिश 50% मार्क्स के साथ इंग्लिश में अलग से 50% होने चाहिए, तब आप यहाँ पर एलिजिबल हो। और वाई के लिए कहीं किसी भी बोर्ड से ग्रेजुएट हो, लेकिन कम से कम आपके पास 50% नंबर हो और इंग्लिश में इंडिविजुअल 50 नंबर हो या 50% नंबर हो, ठीक है, 100 में से 50 नंबर हो। और अगर आप मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए आते हो, ये हर बार नहीं होता है, कुछ जगह पर होता है, तो यहाँ पर बायो, मैथ के अलावा बायो वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो इसको भर सकते हैं और इसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। ये कॉमन होता है, ठीक है, इसमें से मैथ स्ट्रीम के होते हैं, इसमें बायो स्ट्रीम के होते हैं। तो गाइस क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक्स और वाई का जो पेपर होता है, ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या होता है, उस पेपर के पैटर्न को देखते हो। देखो जब हम एक्स ग्रुप के पेपर या वाई की बात करते हैं तो एक कॉमन पेपर होता है, ठीक है, पहले एक्स का होता है फिर वाई का होता है, इंग्लिश दोनों में कॉमन मिलती है, ठीक है। और रागा का पेपर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है वाई में, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर 60 मिनट का टेस्ट होता है जिसमें आपका फिजिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स और आपका इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स आता है ना, ठीक। इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, आउट ऑफ दोज इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, पेपर गाइज ऑनलाइन होता है, जिसकी वजह से बच्चों को बिल्कुल भी क्राइटेरिया नहीं मिल पाता है कि पेपर में क्या हुआ, है ना। नॉर्मलाइजेशन भी होता है, 25 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होते हैं और 20 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, ठीक। अमूमन आमतौर पर जो कट ऑफ होती है 8 से 11 नंबर के बीच इंग्लिश की होती है, फिजिक्स की जो होती है वो 12 से 16 नंबर के बीच होती है, मैथमेटिक्स की भी ऐसी 12 से 16 नंबर के बीच में वेरी करती है, ठीक है। वैसे तो मैंने फिजिक्स की कट ऑफ बहुत बता दी, कभी कभी ये कट ऑफ 10 तक भी जाती है ना, 10, मैथ की 12, 13 ऐसे रहती है, ठीक है। लेकिन ये एक जनरल है, मतलब कभी कभी बहुत ही कम जाती है, कभी कभी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो अगर आप इतने नंबर लेके आ रहे हो, ओवरऑल आप अगर नंबर अच्छे ला रहे हो, आउट ऑफ जो आपका ये पूरा 70 नंबर है, इसमें से अगर आप अच्छे नंबर लेके आते हो गाइज, तो आपका 100% एसएसबी की कॉल आती है, ठीक है, एक्स का। वाई में क्या होता है, वाई में देखो रागा का पार्ट एक्स्ट्रा जुड़ जाता है ना, रागा का पार्ट के 30 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और इसको पूरा 45 मिनट मिलता है, इसमें आपका रागा एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, मतलब 30 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, है ना, और आपको पूरा 45 मिनट मिलता है, ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। और जो आपका कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जो दोनों ट्रेड को, एक्स और वाई दोनों को चूज करते हैं, तो उनको टोटल 85 मिनट मिलेगा। अब जो एक्स लेगा उसे 60 मिलेगा, जो वाई लेगा उसे 45 मिलेगा, ठीक है। इसमें इंग्लिश और रागा मिलेगा और इसमें क्या है, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ मिलेगा। लेकिन जो दोनों लेगा तो उसे 85 मिनट ही मिलेगा। 85 मिनट क्यों, क्योंकि इंग्लिश का कॉमन पेपर होगा, ठीक है, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और उसके अलावा रागा। रागा का फुल फॉर्म है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, तो इसे हम रागा बोलते हैं, ठीक है। पेपर का जो पैटर्न होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, पेपर आपको नहीं मिलता है, लोग मेमोरी बेस्ड पेपर पे काम करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हो ऑनलाइन तो उसका नंबर जो है आपको नहीं कटेगा, लेकिन अगर आप किसी का गलत उत्तर देते हो तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग है 0.25 की, तो इसे याद रखिएगा बच्चों। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपने ओवरऑल सिलेक्शन पा लिया और शॉर्टलिस्ट हो गए एसएसबी के लिए, तो जब आप एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए तो गाइज क्या होगा, आपको फिजिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाएगा। इस फिजिकल फिटनेस में आपको रनिंग होगी, ठीक है, तो वो रनिंग जो होगी
1.6 किलोमीटर विल कंप्लीट इन 6 मिनट एंड 30 सेकेंड, मतलब 6.5 मिनट में आपको लगभग 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर दौड़ना होगा। ठीक है, इसके अलावा 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट को फिजिकल फिटनेस के लिए क्वालिफाई करना होगा। अगर आप ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाई कर तो फिर आप जाओगे अगले राउंड पर। फिर आपको मिलेगा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और टेस्ट 2। टेस्ट 1 में क्या होगा गाइस? टेस्ट 1 में आप लोग एक रिटन ऑब्जेक्टिव एग्जाम को फिर से दोगे, है ना, लेकिन ये एग्जाम अब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा जितना वहाँ पर था। ठीक है, इसमें आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा और इंग्लिश का टेस्ट होगा, है ना। एक कॉमन पेपर होता है, उसमें आपको मिक्स समय मिलता है 15 मिनट का और उसमें आपको करना होता है, थोड़े से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, उसके बाद आप एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में जाओगे। इस 2 में जाने के बाद आपको चेक किया जाएगा कि आप मिलिट्री इन्वायरमेंट में रहने के लिए बने हो कि नहीं। ठीक है, और अगर आपने इस एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को पास कर लिया तो आप एयरमैन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने आज डिस्कस किया कि अगर आप 10+2 हैं तो आपके पास डिफेंस में जाने के 2 एरिया हैं। पहला एरिया एनडीए, दूसरा XY। एनडीए का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके पेपर लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत ही जल्दी 1-1.5-2 महीने के अंदर, ठीक है, आपका XY का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो गाइज अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो लग जाइए, कमर कस लीजिए। हमारा जो ये चैनल हमने बनाया है इस पे हम डिफेंस के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे और हम बताएंगे कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है तैयारी के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करते रहेंगे आपके लिए। तो गाइज़ आज का ये सेशन मैं यहाँ पर एंड करता हूँ और जल्दी मिलेंगे हम अगले सेशन में। हमारे साथ कंटिन्यू करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज़। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।